तो अगला सूत्र हमारा योग दर्शन का 44वां सूत्र मैं पढ़ रहा हूं। एत यैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसमें लगभग अलग ही है पद। एत यैव, तो एतया एव, इसको थोड़ा अलग कर लेंगे हम। तो समापत्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए एतया एव, ऐसा वो भाषा का विषय है। तो जो समापत्ति पहले कह के आए उसमें वितर्क समापत्ति थी, उसमें दो विभाग हो गए, सवितर्क और निर्वितर्क। वहां पर स्थूल विषय थे। लेकिन स्थूल विषयों में ही समापत्ति नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म में भी होती है। तो सूक्ष्मों में जब हम समापत्ति करते हैं तो कहते हैं कि उन्हीं समापत्तियों जिनकी हम चर्चा करके आए, उन्हीं के द्वारा ही सविचार और निर्विचार, इन दो समापत्तियों को भी व्याख्या की गई समझ लेना चाहिए। वे सूक्ष्म विषय वाली हैं। तो वो स्थूल विषय वाले हैं, ये सूक्ष्म विषय वाली हैं। केवल विषय की स्थूलता और सूक्ष्मता का भेद है। लेकिन बात वही है, जैसे सवितर्क में शब्द, अर्थ और ज्ञान इत्यादि ये थे, और निर्वितर्क में केवल अर्थमात्र निर्भाषा थी। ऐसे यहां भी समझ लेना, ऐसा महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। पर महर्षि व्यास जी थोड़ा सा उसको और खोल के बताएंगे। तो महर्षि व्यास जी बताते हैं, देखिए, तो सविचार और निर्विचार, अच्छा, अर्थात विचार समापत्ति हुई है ना। उसमें दो भाग हो गए, सविचार और निर्विचार। तो विचार समापत्ति में विषय क्या होते हैं, तो बता रहे हैं, जो भूत सूक्ष्म विषय अर्थात तन्मात्रा सूक्ष्म भूत, वो विषय है। तो उस विषय में जिन सूक्ष्म भूतों को लेकर हम समापत्ति करते हैं, मान लीजिए एक सूक्ष्म भूत को लिया, तो जिस सूक्ष्म भूत को हमने लिया उसका जो अभिव्यक्त धर्म है, अर्थात उसमें जो हमें प्रकट धर्म प्राप्त होगा, समापत्ति उसी में होगी। क्योंकि वस्तु का जो गुण धर्म है उसी से उसका साक्षात्कार होता है। उन्हीं गुण धर्मों के अनुसार ही चित्त जो है वह तदाकार हो जाता है। तो यह जो समापत्ति होती है उसमें देश, काल और निमित्त, इन के अनुभव के साथ में जो इनसे जुड़ी हुई, सबसे मिली जुली जो समापत्ति होती है वो सविचार समापत्ति होती है। वहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान था, साथ में मिला हुआ सब कुछ। यहाँ देश, काल और निमित्त,
हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है। देश का अर्थ स्थान है, कौन से स्थान पे है, किस स्थान पे उस सूक्ष्म भूत आदि को हम अनुभव कर रहे हैं। समय कौन सा है। अब ये बहुत सूक्ष्म बातें हो गई। इन सूक्ष्म बातों की चर्चा भी नहीं है वहां पर वितर्क में, स्थान समय इत्यादि की। यहां पर विशेष चर्चा आ रही है। कौन सा स्थान है, कौन सा देश है, लाइट चली गई है, पुस्तक पढ़ने में दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं। तो देश, काल और निमित्त, तो निमित्त क्या है, जो हमारा, जिससे हम साक्षात्कार कर रहे हैं, वो साक्षात्कार का जो साधन है, निमित्त बना हुआ है साक्षात्कार में, माध्यम है वह। तो इनसे युक्त रहती है सविचार समाधि। समय भी होने वाला है, लाइट चली गई है, तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो इस विषय को हम फिर आगे ले लेते हैं अगली बार। ठीक है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो जो पहले सवितर्क और निर्वितर्क ये दो समापत्तियां बताई गई, उन्हीं सवितर्क और निर्वितर्क जो समापत्तियां थी, उनके वर्णन से ही सविचार और निर्विचार समापत्तियों को सूक्ष्म विषय का व्याख्यान करने वाली समझ लेना चाहिए, ऐसा महर्षि पतंजलि ने सूत्र में बताया। और इसका भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी जो विशेष बात बता रहे हैं, थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो पिछला वितर्क समाधि में सवितर्क और निर्वितर्क में अंतर था, देश काल निमित्त का नहीं था, वहां शब्द अर्थ और ज्ञान का था। तो वो अंतर तो रहेगा ही रहेगा, सूक्ष्म विषय से स्थूल विषय और इन दोनों के बीच में, स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय। लेकिन साथ में देश काल और निमित्त, इसका भेद विशेष रूप से रहेगा।
तो जो सविचार समापत्ति है वहां पर समापत्ति का जो विषय होगा उसमें देश, काल और निमित्त ये मिश्रित रहेंगे। इसके विपरीत जो निर्विचार समापत्ति होगी वहां पर देश काल निमित्त से रहित केवल अर्थ मात्र का ज्ञान होगा। तो देश का ज्ञान नहीं रहेगा, काल में जो भूतकाल और भविष्यत काल ये बातें नहीं रहेंगी, केवल वर्तमान काल रहेगा। और ज्ञान करने में जो निमित्त बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं, साधन हैं, उनका भी ज्ञान नहीं रहेगा। तो वर्तमान काल के धर्म से युक्त वस्तु को आधार बनाया हुआ चित्त रहता है। तो ये सूक्ष्मभूत विशेष विषय यहाँ पर रहते हैं, अर्थात तन्मात्राएं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये विषय रहते हैं। तो इसमें इस प्रकार से अपने को देश, काल और निमित्तों को समझना चाहिए कि वहां पर केवल देश का भी पूरा कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, ये सब ध्यान नहीं रहता। समय काल में जो भूतकालिक बातें उससे संबंधित, वो पहले क्या था, उसका कारण क्या था इत्यादि कोई बात नहीं। भविष्यत काल में उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं इत्यादि कोई बात नहीं। वर्तमान में जो वो है, उसके क्या गुण धर्म है, वो सारी बातें वहां पर अनुभूत होती हैं और निर्णय भी होते हैं उनके। तो ये निर्विचारा समापत्ति होती है, क्योंकि समापत्ति स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए शास्त्र में निर्विचारा ऐसा कहा जाता है। और हम हिंदी बोलते समय निर्विचार समापत्ति ऐसा भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर भी जो बातें विशेष हैं उनमें से जो समाधि प्रज्ञा का स्वरूप है वो पूरा का पूरा वस्तु से रंगा रहता है। समाधि प्रज्ञा, अब यहाँ पर दो विभाग हैं, साधन और समाधि प्रज्ञा। साधन अर्थात चित्त है, चित्त पूरी तरह से रंगा रहता है वस्तु से, और समाधि प्रज्ञा निर्णय कराने वाली होती है, जो सत्य ही जनाती है, यथार्थ ही जनाती है। तो दोनों स्थितियां वहां पर हम समझ के चलेंगे। यहाँ पर यद्यपि समाधि प्रज्ञा और चित्त दोनों को समान ही रूप में यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है सूत्र के भाष्य में, और वहां पर उसका भेद करना प्रयोजन भी नहीं है। वहां वस्तु मात्र का ही अनुभव होता है, परंतु वस्तु के साक्षात्कार और उसका जो अनुभव हो रहा है उसमें सत्य निर्णय आना, समझ में आना, ये वहां पर रहता है। इस बात को हम बाहर से समझ सकते हैं विषय को समझने के लिए।
तो यहाँ पर ये सूत्र भी पूरा हुआ। इसके बाद में हमारा अगला सूत्र 45वां आएगा।